बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर व्यूअर्स, आज का हमारा सेशन सिविल प्रोसीजर कोड के एक इम्पोर्टेंट पोर्शन प्लीडिंग्स के हवाले से है। प्लीडिंग एक इतना इम्पोर्टेंट सेक्शन है कि जो एक कानूनदान, एक एडवोकेट की ज़िंदगी में, उसकी लॉ प्रोफेशन में बहुत अहम रोल प्ले करता है। ख़ास तौर पर एक नया लॉ का स्टूडेंट जो प्रैक्टिकल लाइफ में एंटर होता है, उसका सबसे पहले जो वास्ता पड़ता है वो प्लीडिंग से पड़ता है। प्लीडिंग को उर्दू में मारूज़ात कहते हैं, या अगर बेअल्फाज दीगर हम कहें कि दावा और जवाब दावा की तहरीर को प्लीडिंग कहते हैं, जिसमें प्लेट दावा और जवाब दावा, रिटन स्टेटमेंट दोनों शामिल होते हैं। जैसे कि ऑर्डर 6 सिविल प्रोसीजर कोड प्लीडिंग को डिफाइन करता है कि प्लीडिंग शैल मीन प्लेट और रिटन स्टेटमेंट। बड़ा क्लियरली डिफाइन कर रहा है कि प्लीडिंग में प्लेट दावा और जवाब दावा दोनों ही शामिल हैं। ऑर्डर 6 में वो तमाम बुनियादी नुकात दिए गए हैं जो प्लीडिंग का लाजमी हिस्सा होना चाहिए, और प्लीडिंग में सिर्फ ज़रूरी हक़ाइक़ बयान करने चाहिए, इसमें शहादत दर्ज नहीं करनी चाहिए। प्लीडिंग का उर्दू में मुतबादिल लफ्ज़ मारूज़ात है। इससे मुराद अर्जी दावा भी लिया जाता है, ताहम मानवी तौर पर अर्जी दावे का लफ्ज़ तक महदूद होता है, लेकिन अपनी वुसअत और मफ़हूम के लिहाज से और CPC की डेफिनेशन के मुताबिक इसमें फ़रीक़ैन के बयानात को कंसिडर किया जाता है। मुमताज़ माहिर कानून डॉक्टर प्रसाद अपनी कानूनी लुग़त में बताते हैं कि प्लीडिंग से मुराद फ़रीक़ैन के बयानात लिए जाते हैं। दीवानी मुकदमात में सिविल केसेस के अंदर मारूज़ात को, प्लीडिंग्स को वही अहमियत और हैसियत हासिल है जो एक इमारत के स्ट्रक्चर में उसकी बेस और बुनियाद को हासिल होता है। इट मीन्स कि जो प्लीडिंग्स हैं वो हमारे केस में बतौर बुनियाद किरदार अदा करते हैं, और तमाम सिविल केस का इन्हिसार मारूज़ात पर होता है, प्लीडिंग्स पर होता है। अगर बहैसियत बुनियाद मारूज़ात के अंदर कोई मिस्टेक हो, कोई लकूने हो, तो लाज़मन उसका असर पूरे केस पर, इवन के जजमेंट तक, केस के फैसले तक उसके असरात जाते हैं। मेन प्लीडिंग्स के 3 पोर्शन हैं: दावा प्लेट, जवाब दावा रिटन स्टेटमेंट, और जवाब अल जवाब एप्लीकेशन। ये तीनों उन्वानात बड़ी तफसील से हमारे नेक्स्ट टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे। ताहम यहाँ पर इतना बयान हम करेंगे कि दावा से मुराद मुद्दई का तहरीरी बयान है जिसके ज़रिए वो किसी दीगर शख्स के ख़िलाफ़ अपने हक़ को कायम कराना चाहता है, या जिसके ज़रिए वो अपना हक़ तस्लीम कराना चाहता है या हासिल करना चाहता है। अगर अल्फाज दीगर हम देखें तो कोर्ट के अंदर जब एक शख्स आकर वो दाद रसी तलब करता है, डेफिनेटली कोर्ट में वो शख्स आता है जिसका कोई हक़ मुतासिर हुआ होता है या उसको अपना हक़ नहीं मिल रहा होता। वो अपने राइट को क्लेम करने के लिए कोर्ट में आता है,
तो डेफिनेटली वो तहरीरी तौर पर कोर्ट के अंदर आकर जो अपना मौक़िफ़ बयान करेगा उसको दावा कहते हैं। इसी तरह जिस शख्स से वो दाद रसी मतलूब होती है या दावा करने वाला शख्स जो क्लेम करता है वो किसी न किसी शख्स के ख़िलाफ़ तो दावा करेगा। तो जिस पर्सन के ख़िलाफ़ दावा किया गया है, जिसे हम मुद्दा अलैह कहते हैं, डिफेंडेंट कहते हैं, तो वो अपना तहरीरी बयान जब दाखिल करता है तो उसको रिटन स्टेटमेंट कहा जाता है या जवाब दावा कहा जाता है। उसमें या तो फिर वो पूरा का पूरा उसके दावे को निगेट कर देगा कि आया इस शख्स ने, जो मुद्दई ने अपना क्लेम बयान किया है वो सारा का सारा गलत है, या वो उसकी तायीद करेगा। अगर तायीदी बाज़ात ऐसा होता है कि एक शख्स जाकर कोर्ट में क्लेम करता है कि मुझे फ़लाँ दाद रसी फ़लाँ शख्स से चाहिए, तो समटाइम कोर्ट में आकर फ़रीक़ मुखालिफ मुद्दा अलैह डिफेंडेंट जो है वो आकर उसके हक़ में जवाब दे देता है कि ठीक है, मुझे इसके ये राइट तस्लीम है। बाज़ औक़ात वो कुछ ऐसी चीज़ें प्लेट का हिस्सा होती हैं कि जिसके कुछ हिस्से को मुद्दा अलैह डिफेंडेंट तस्लीम करता है और कुछ हिस्से को निगेट कर देता है। जिस हद तक उसको तस्लीम किया जाता है उसको सेट ऑफ कहा जाता है, और बाकी के हद तक जो उसका अपना मौक़िफ़ होगा वो उसके अंदर जवाब दाखिल कर देता है। और अगर मुद्दा अलैह डिफेंडेंट की जानिब से उसकी रिटन स्टेटमेंट में कोई ऐसी नई चीज़ ऐड हो जाए जिसका जवाब देना मुद्दई को ज़रूरी होता है, तो वो जवाब अल जवाब कहलाता है, रेप्लिकेशन कहलाता है। आम हालात में सिविल कोर्ट्स में प्लेंट और रिटन स्टेटमेंट ही होता है, जवाब अल जवाब बहुत कम होता है। प्लेंट में ज़रूरी है कि बिना दावा ज़रूरी हो और बिना दावा के बगैर, काज ऑफ एक्शन के बगैर कोई दावा नहीं होता। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ काज ऑफ एक्शन इसमें होती है। इसमें ज़रूरी हक़ाइक़ को बयान करना चाहिए लेकिन शहादत को दर्ज नहीं करना चाहिए। अगर कोई फ़रीक फ्रॉड, नाजायज़ दबाव, मिसरिप्रेजेंटेशन, ब्रीच ऑफ ट्रस्ट वगैरह जैसे नुकात उठाता है तो इसे प्लीडिंग में इसकी ज़रूरी तफसील बयान करनी चाहिए। लेट्स सपोज कि किसी डॉक्यूमेंट के बेस पर कोई दावा कोर्ट में आता है, कोई जेली डॉक्यूमेंट तैयार हुई है, कोई रजिस्ट्री है, कोई सट्टा है, कोई एग्रीमेंट है, कोई और डॉक्यूमेंट ऐसी है, तो उसकी तफसील उसको बयान करनी चाहिए। हाँ, अगर प्लीडिंग के अंदर कोई अहम नुक्ता दर्ज होने से रह गया हो तो ऑर्डर 6 रूल 5 के तहत फर्दर और बेटर स्टेटमेंट दी जा सकती है। इसी तरह अगर किसी फ़रीक को कोई नोटिस दिया गया हो तो प्लीडिंग में उसका जिक्र करना चाहिए। नेक्स्ट हम इसमें देखते हैं कि प्लीडिंग टू स्टेट मटेरियल फैक्ट्स एंड नॉट एविडेंस, ऑर्डर 6 रूल 2 में
pleading to state material facts and not evidence, every pleading shall contain only a statement in a concise form. क्या कहता है कि तमाम प्लीडिंग्स, हर प्लीडिंग शेल का लफ्ज है, एंड कंटेन ओनली ए स्टेटमेंट इन ए कंसाइज फॉर्म, एक कंसाइज फॉर्म में होनी चाहिए जिसके अंदर उसकी तमाम लुबे लबाब बयान होने चाहिए. द मटीरियल फैक्ट्स ऑन विच द पार्टी प्लीडिंग्स रिलाइज, कि जिस पर फ्रीकैन इन्हसार करते हों, एज द केस में बी, बट नॉट द evidence by which they are to be proved, and shall, when necessary, be divided into paragraphs numbered consecutively. Dates, sums and numbers shall be expressed in figures. बड़ी इम्पोर्टेंट बात यहाँ पर आई है कि कोई मटेरियल फैक्ट्स के अलावा एविडेंस इसमें बयान नहीं होनी चाहिए. इसी तरह पैराग्राफ्स में डिवाइड होना चाहिए. When necessary, be divided into paragraphs numbered consecutively. नंबर वाइज होना चाहिए. फिक्रा नंबर 1, फिक्रा नंबर 2, फिक्रा नंबर 3. Dates, sums and numbers shall be expressed in figures. अगर कोई क्लेम ऐसा है कि जिसमें किसी ख़ास अमाउंट का तज़किरा है, किसी ख़ास तारीख़ का तज़किरा है, किसी ख़ास डॉक्यूमेंट के नंबर का है, कोई इंतकाल नंबर है, कोई डॉक्यूमेंट रजिस्ट्री नंबर है, कोई इंतकाल वसीका नंबर है, या कोई और डेट है, चेक नंबर है, मेमो की डेट है, या इसी तरह और डॉक्यूमेंट्स जो कि मखसूस सीरियल नंबर कंसिस्ट करते हैं, तो उनको बड़ा क्लियरली इसमें बयान करना चाहिए. इसी तरह जो हमारे पास नेक्स्ट पोर्शन है, Forms of pleading. The form is Appendix A, which applicable, and where they are not applicable, form of the like character as nearly as may be shall be used for all pleadings. 4. Particulars to be given when necessary. In all cases in which the party pleading relies on any misrepresentation, fraud, breach of trust, willful default, or undue influence, and all other cases in which particulars may be necessary beyond such as are exemplified in the form aforesaid, particulars with dates and items if necessary shall be stated in the pleadings. वही बात आ गई कि जहाँ पर ज़रूरी हो, willful default of breach of trust, fraud, misrepresentation, तो ऐसी जगह पर
पार्टिकुलर्स को मेंशन करना चाहिए। नेक्स्ट जो हमारे पास फर्दर एंड बेटर स्टेटमेंट, ए फर्दर एंड बेटर स्टेटमेंट ऑफ द नेचर ऑफ द क्लेम और डिफेंस और फर्दर एंड बेटर पार्टिकुलर्स ऑफ any matter stated in any pleading may in all cases be ordered upon such term as to costs and otherwise as may be just। जहां अफ्रीकन ये समझते हैं कि उनका कोई अहम नुक्ता दर्ज होने से रह गया हो, तो ऑर्डर 6 रूल 5 बड़ा क्लियरली फर्दर एंड बेटर स्टेटमेंट जो है वो मेंशन की जा सकती हैं। इसी तरह से प्लीडिंग्स को आखिर में उसकी वकील या पार्टी की तरफ से दस्तखत शुदा होना चाहिए। as well as जब दावा दायर किया जाता है तो उस वक्त उसको बरहलफ वेरीफाई भी किया जाता है। जब दावा तहरीर किया जाता है, दायर किया जाता है, तो उसमें जो मदरजात दर्ज किए जाते हैं उनको दर्ज करते हुए ऑर्डर 7 रूल 1 में दर्ज नुकात को भी शामिल ख्याल रखना चाहिए और बहुत अहमियत होती है। ऑर्डर 7 रूल 1 में सबसे पहले कोर्ट का नाम, मुद्दई का अपना नाम, वल्दियत, कौम, सुकूनत दर्ज करनी चाहिए। प्लेंटिफ, नेम ऑफ प्लेंटिफ, फादर नेम, कास्ट एंड रेजिडेंट ऑफ किस एरिया का रिहायशी है, अकॉर्डिंग टू ID कार्ड खास तौर पे मेंशन करना चाहिए। फिर जिस शख्स से दादरसी मतलूब है, जो डिफेंडेंट है, उसका नाम, उसकी वल्दियत, उसकी कौम, उसका पता दर्ज किया जाए। और अगर मुद्दई या मुद्दा अलैह में से कोई माइनर है या अनसाउंड माइंड है तो दावा में पॉइंट आउट किया जाएगा और स्टेटमेंट दर्ज की जाएगी। इसी तरह से काज ऑफ एक्शन कैसी है, क्या है और कब पैदा हुई, ऐसे हक़ाइक़ जो ये ज़ाहिर करें कि अदालत को इख्तियार समाअत हासिल है। इख्तियार समाअत के अंदर उसकी पेक्यूलियर ज्यूरिसडिक्शन और टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन दोनों को ही कंसीडर करना चाहिए। फिर ये दर्ज किया जाए कि मुद्दई को क्या दाद रसी रिक्वायर्ड है, क्या दाद रसी दरकार है। मुद्दा अलैह को अपने दावा में वो उन्वान तहरीर करना है जो मुद्दई ने तहरीर किया है। उसके बाद जब उन्वान मुद्दा अलैह लिखेगा अपने जवाब दावे का, तो वही उन्वान देगा जो मुद्दई ने तहरीर किया है। फिर तमाम हक़ाइक़, वाक़यात और तफसीलात जिन पर मुद्दा अलैह अपनी सफाई का इन्हिसार करता है, फिर उज़रात इब्तदाई और जवाबात वाक़याती ज़िमनवार जवाब देना। उज़रात इब्तदाई जनरली है अगर किसी तरीके से नाकाबिल पेशरफ्त दावा या अगर कोई और इशू है तो उसको मेंशन करने के बाद पैरावाइज हर फिक्रे का अलग-अलग जवाब दिया जाए। फिक्रा नंबर 1 को प्रॉपर निगेट करना, सेकंड को, थर्ड को
कानून ये कहता है कि जिस फिक्रे को प्रॉपर निगेट ना किया गया, प्रॉपर निगेट का मतलब ये नहीं होता कि फिक्रा नंबर 1 दुरुस्त ना है, फिक्रा नंबर 2 दुरुस्त ना है, फिक्रा नंबर 3 दुरुस्त ना है। अब कानून ये कहता है कि अगर दुरुस्त ना है तो फिर क्या दुरुस्त है? जो एक्चुअल आपका कंसर्न है, जिस पे आप रिलाय करते हैं, वो आपने अपने जवाब के अंदर मेंशन करना है। खास मिसाल के तौर पे जहां एक मुद्दई विरासत का दावा करता है तो एक इतना लिख देना काफ़ी ना है कि मैं कानूनी वारिस हूँ। ज़रूरी है कि वो ऐसे मखसूस हालात बयान करे जिससे इसका ऐसा ताल्लुक़ और रिश्तेदारी साबित हो जिससे वो वारिस होने का दावा करता है। या अगर शुफ़ा का दावा है तो उसमें अगर मुद्दई ये कहे कि मुझे हक़ शुफ़ा हासिल है, बल्कि ऐसे हक़ की बुनियाद के बारे में मौक़िफ़ इख्तियार किया जाए। इसी तरह से दावा में अगर किसी जायदाद के हवाले से कोई तनाज़ा है तो जायदाद मुतदाविया की मुकम्मल वजाहत होनी चाहिए। दावा तहरीर करते हुए इस अमर का ख्याल रखा जाए कि इसमें हत्तुल इम्कान कानून की शिकें और कानूनी नज़ायर का हवाला ना दिया जाए, बल्कि हक़ाइक़ बयान करने तक इसको लिमिटाइज किया जाए। कोई भी केस दावा दायर करने का आगाज़ सेक्शन 15 CPC के तहत ये करार दिया गया है कि दावा इसकी नौइयत के हिसाब से इख्तियार समात रखने वाली सबसे निचली अदालत में, फर्स्ट कोर्ट जो सिविल कोर्ट है, एडिशनल सेशन जो सर्किट कोर्ट है, हाई कोर्ट है, जो इख्तियार समात के हिसाब से इनिशियल कोर्ट है, वहां पर दावा दायर होगा। सेक्शन 16 CPC के तहत दावा बाबत जायदाद गैर मनकूला प्रॉपर्टी की अगर बात हो रही है तो जिस इलाके में वो प्रॉपर्टी होगी वहीं उसी एरिया के अंदर दावा दायर होगा। सेक्शन 17 CPC ये बताता है कि जिस अराजी की बाबत दावा दायर किया जा रहा हो वो मुख्तलिफ इलाकों की हदूद में हो तो दावा इन इलाकों में मुकम्मल तौर पर किसी भी एक इलाका की हदूद में दायर किया जा सकता है। लेट्स सपोज एक प्रॉपर्टी मुल्तान में है, एक लाहौर में है, एक कराची में, एक इस्लामाबाद में है, तो किसी भी एक इलाका के हदूद में वो दावा दायर किया जा सकता है।